हुआ है ना? यस सर। ओके सर, चलो। अच्छा, तो बेसिकली क्या है सर, जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स। ऐसे इनडायरेक्ट टैक्स में कोई अपडेट मिला क्या बजट में आप लोगों को? जीएसटी रिलेटेड कोई अपडेट मिला क्या? एक अपडेट मुझे मिला है। क्या मिला बोलो? जीएसटी रिलेटेड क्या अपडेट मिला बजट में? फॉलो कर रहे हो आप लोग बजट सभी कोई? यस सर। जीएसटी रिलेटेड कोई अपडेट मिला क्या? नो सर। जीएसटी रिलेटेड एक छोटा सा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा कि पहले जैसे जीएसटी से जो कलेक्शंस होता था, ठीक है, पहले जीएसटी से जितना कलेक्शंस होता था, मतलब गवर्नमेंट को जो जीएसटी से अर्निंग होता था, उसमें गवर्नमेंट को 1% के आसपास ग्रोथ मिल गया सर। ठीक है, 7% से 8% कर दिया। पहले 16% आता था जीएसटी से, अभी 17% आ रहा है। गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यूज है, टैक्स रेवेन्यू में गवर्नमेंट को पहले 16% रेवेन्यू मिलता था जीएसटी से, अभी वही रेवेन्यू कलेक्शंस बढ़ गया है सर। ये समरी है जी, मतलब बजट का पूरा। मैं कल एक क्लास रखूंगा, उसमें मैंने पूरा बजट के ऊपर डिस्कस तो करूंगा, उसमें टैक्स में क्या चेंजेस हुआ है और बाकी जैसे और भी जगह है उसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है वो भी मैं बात करूंगा आप लोगों से। उसमें इकोनॉमिक जो ग्रोथ के बारे में क्या है, सोशल स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस है, ठीक है। बहुत सारा अपडेटेड कॉन्सेप्ट आया है सर। अगर प्रॉपरली फॉलो होता है देश के लिए सच में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको टैक्स रिलेटेड टैक्स प्रपोजल्स में आपको सिंप्लीफिकेशन इनडायरेक्ट टैक्स टू डिलीवर देख रहे हैं सर, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स में सिंप्लीफिकेशंस के बारे में बात किया कि बहुत ज्यादा जो कॉम्प्लेक्सिटीज है, मतलब जीएसटी, कस्टम्स, ये सब में इसमें थोड़ा सिंप्लीफिकेशंस करेगा, ठीक है, यही मेन इनका टारगेट है। ठीक है, कस्टम ड्यूटी में कुछ चेंजेस किया है, ठीक है। कस्टम ड्यूटी बेसिकली दो ही इनडायरेक्ट टैक्स है ना सर, एक आपका जीएसटी, दूसरा कस्टम्स। तो उसमें कस्टम में थोड़ा सा चेंजेस किया है। बाकी डायरेक्ट टैक्स में टैक्स स्लैब में थोड़ा चेंजेस है, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। ये जैसे कि 3 लाख तक का, ये बेसिकली 115 जो बीएससी था ना उसी रेट का सर, न्यू न्यू रिजिम जो है 115 बीएससी का, उसी का न्यू स्लैब है सर, ठीक है। पुराना जो सिस्टम है वो अभी भी है, ठीक है। ये न्यू स्लैब सिस्टम में न्यू 115 बीएससी का जो कॉन्सेप्ट था उसमें जो चेंजेस है वो अप टू 3 लाख कर दिया उसको, ठीक है। ये मैं अभी इसको थोड़ा सा मतलब अभी मैं छोड़ता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट में अभी चले जाएंगे ना तो फिर जीएसटी में बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मतलब जो आईटीसी में हम लोग चर्चा कर रहे थे, ठीक है, बहुत सारा चेंजेस आया है, आप लोगों को बताएंगे। अच्छा, एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होगा नहीं होगा वो भी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि कौन सा चीज एप्लीकेबल होगा नहीं होगा कब से होगा, ठीक है। जैसे जैसे अमेंडमेंट मिलेगा मैं आप लोगों को बताऊंगा जरूर क्लास में। ये सब चीजों के साथ हम लोग को ऑलवेज अपडेट रहना पड़ता है, ठीक है। ये जो रूपी कम्स फ्रॉम का जो कॉन्सेप्ट है कि अगर आप पुराना मेरा क्लासेस देखे होंगे, वहां पर आपने देखा होगा कि मैंने आपको हमेशा दिखाता रहता हूँ कि रूपी कम्स फ्रॉम का जो एरिया है उसमें इनकम टैक्स 15% था। इनकम टैक्स अभी भी 15% कैटेगरी में है टोटल, लेकिन जीएसटी में एंड अदर टैक्सेस मतलब कस्टम्स वगैरह में 16% से बढ़ के वो 17% के आसपास चला गया, जो 15% 16% के आसपास होता था, ठीक है। चलो ठीक है, अभी और ज्यादा नहीं बात करेंगे सर, ठीक है। एक स्पेशल क्लास रखेंगे बजट में और मैं आपके साथ बजट रिलेटेड सारा अपडेट बात करूंगा, और उसमें फाइनेंस में, टैक्स में, बिजनेस लेवल में, सोशल लेवल में जो भी हुआ है एक समरीटिकल डिस्कशन तो बनता है, ठीक है। ओके, लेकिन चलो फिलहाल हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हम लोग बात कर रहे थे क्लास में उसी पे बात करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, आईटीसी में मैंने आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया था, कुछ क्वेश्चंस भी करवाया था, है ना? याद होगा, आप लोग कॉपी चेक करो। मैंने आईटीसी का कुछ क्वेश्चंस भी करवाया था आप लोगों को, क्योंकि वहां पर जिस तरह से सीजीएसटी एसजीएसटी का जो कनेक्शन था, ठीक है, सीजीएसटी एसजीएसटी में किस तरह से एडजस्टमेंट होता है, आईजीएसटी के साथ कैसे एडजस्टमेंट होता है, ये सब मैंने कुछ क्वेश्चंस के जरिए आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। अगर आप लोग हल्का सा भी याद करोगे याद आ जाएगा सर, अगर याद नहीं आएगा एक रिक्वेस्ट तो इतना करूंगा कि जरूर एक बार घर पे रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन अभी मैं आप लोगों के साथ ना थोड़ा सेक्शन वाइज बात करना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। कैसे वाइज बात करूंगा सर? सेक्शन वाइज बात करना स्टार्ट करूंगा। सेक्शन वाइज बात करके क्या फायदा? सेक्शन वाइज बात करके ये फायदा कि हमें जीएसटी रिलेटेड, आईटीसी रिलेटेड एक एक सेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, तभी जाके हम लोग एक्सपर्ट बन पाएंगे जीएसटी में, ठीक है। तो वही मेरा आज का मेन डिस्कशन रहेगा सर, ठीक है। तो चलो एक एक सेक्शन सेक्शन बात नहीं हुआ था ना सर जीएसटी में? जीएसटी में कोई सेक्शन बोले थे या फिर जस्ट आपको आईटीसी का
बेसिक कैलकुलेशंस और एक दो क्वेश्चन शायद मैं आपके साथ डिस्कस किया था, मुझे जितना याद आ रहा है। लास्ट वीक नहीं हो पाया था ड्यू टू सरस्वती पूजा, बट उससे पहले आप लोग बोलो सर थोड़ा सा मुझे। इसमें कैलकुलेशन हुआ था। सिर्फ कैलकुलेशंस हुआ था, मतलब सेक्शन वाइज कोई डिस्कशंस तो नहीं हो पाया था ना? नो सर। ठीक है, चलो अब सेक्शन वाइज डिस्कशंस का टाइम आ गया है। एक सेकंड, यहाँ पर से एक क्वेश्चन मैंने किया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था एक, जिसमें पूरा जीएसटी में आईटीसी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये था कि जो तीन तरह का जीएसटी है, आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ये तीनों किस तरह से एक दूसरे के साथ एडजस्ट करता है, ठीक है, यूटिलाइज कैसे किया जाता है जीएसटी को प्रॉपरली, इसके ऊपर भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। आई थिंक ऑन दिस क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, आप लोगों के पास तो होगा, आप लोग समझ गए होंगे, मे बी दिस वन, नो नॉट दिस वन, मुझे याद नहीं आ रहा है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, आई थिंक यही वाला है। ठीक है, इसमें बहुत सुंदर से, हाँ यही वाला क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें आप लोगों को मैंने ये पूरा कैलकुलेशंस दिखाया था कि कैसे टोटल आईटीसी कंप्यूट किया था आप लोगों ने, इनपुट क्रेडिट, फिर आप लोगों ने मिनिमम जीएसटी पेबल फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बेसिकली एक लेजर अकाउंट है जो जीएसटी डिपार्टमेंट अपनी वेबसाइट पे मेंटेन करता है। सर वेबसाइट में क्या होता है ना, वो कुछ नहीं, वो बस अपने वेब पोर्टल में अपना एक सॉफ्टवेयर के थ्रू से सब कुछ मेंटेन करता है, बट जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, कैलकुलेशन टेक्निक जो है वो वही है। आईजीएसटी मतलब जैसे नॉर्मली क्या है, आईजीएसटी का जो भी वैल्यूएशन है वो पहले एसजीएसटी के साथ एडजस्ट हुआ था, फिर सीजीएसटी के साथ एडजस्ट किए थे, उसके बाद हम लोगों ने ये हिसाब लगाया था कि मिनिमम जीएसटी कितना पे करना होगा एसएससी को, मतलब जो जीएसटी टैक्स पेयर्स है। इसमें ये पता चला था कि सीजीएसटी पे करना कुछ नहीं है क्योंकि वो एडजस्ट हो चुका था, एसजीएसटी पे कितना करना है 18,000, आईजीएसटी कुछ नहीं, वो भी एडजस्ट हो चुका था, कुल मिला के सिर्फ 29,000 का एसजीएसटी पेबल था। ये क्लास जरूर देखना सर, ये जो क्लास मैंने करवाया था, जिन लोगों का भी मिस है बाई चांस भी, ठीक है, जरूर एक बार गो थ्रू करना, क्योंकि ये क्वेश्चन देखने से ना आप लोग इतना आइडिया कर लोगे कि आईटीसी के पीछे का क्या बेसिक कहानी है। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, अब आगे और भी सवाल करना है, अब आगे आगे और भी क्वेश्चंस करना है, बट फिलहाल थोड़ा सेक्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेक्शन एंड केस स्टडीज, सेक्शन एंड केस स्टडीज ध्यान से पढ़ना सर, मेरे साथ साथ ध्यान से पढ़ो। जीएसटी ऐसे थोड़ा साउंड करता है बोरिंग, बट बोरिंग नहीं है, ठीक है, साउंड करता है बोरिंग क्योंकि बहुत ज्यादा लिखा झुका होने से ना स्टूडेंट थोड़ा सा ना, मतलब उनको थोड़ा बोरिंगनेस लगता है, लेकिन ये लिखा झुका जो है ना ये लॉ है, अब लॉ में तो लिखा झुका होगा, है ना, लॉ के अंदर ऑलवेज लिखा झुका होगा। अब इतना सारा लॉ पढ़ के समझना है और उसको केस स्टडीज के जरिए सिंप्लीफाइड करना, केस स्टडीज के जरिए उसको सिंप्लीफाइड करना है, ये हम लोगों का मेन पर्पस है। ठीक है, अगर आप लोग पेशेंस के साथ पढ़ोगे ना, आपको एक एक सेक्शंस पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है, एक सेकेंड होल्ड करो तो, थोड़ा स्क्रीन में रहो, एक सेकेंड। ओके, आवाज आ रहा है सर मेरा? बस इतना बता दो। यस सर। अच्छा देखो, ये जो मैंने आप लोगों को डेफिनेशंस भी पढ़ के सुना दिया है ना, आईटी से रिलेटेड जब भी आप जीएसटी में कोई भी चैप्टर देखोगे, हर चैप्टर का ना एक डेफिनेशंस कह लिया कि भाई हमें जीएसटी जानना है तो कुछ लोगों के बारे में पता करना है। ठीक है, तो कौन है वो लोग, उसके बारे में जीएसटी में डेफिनेशंस क्या क्या दिया है, ये सब आप लोग एक बार गो थ्रू करोगे ना, जैसे सेक्शन 2 ब्रैकेट 94, ठीक है, सेक्शन 2 ब्रैकेट 94 मतलब इसको हम लोग ब्रैकेट बोलते हैं, सबसेक्शन भी बोलते हैं सर। ठीक है, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 94 आपको रजिस्टर्ड पर्सन के बारे में बोलता है। ठीक है, मतलब जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है ना, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो क्या कहता है
means a person who is registered under section 25 of CGST Act but does not include a person having a unique identity number। मतलब जिसका UIN नंबर है उन्हें रजिस्टर्ड पर्सन नहीं कहते, जो जीएसटी में सेक्शन 25 के तहत सीजीएसटी में रजिस्टर्ड हैं उन्हें हम लोग रजिस्टर्ड पर्सन बोलेंगे जीएसटी सेक्शन 2 सबसेक्शन 94। इसी तरह से आपको नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, प्रिंसिपल कौन है, ठीक है, मोटर व्हीकल क्या होता है, आईटीसी का मतलब क्या है, ठीक है, इसका एक पूरा आपको सेक्शन वाइज दिया है। आप लोग एक बार गो थ्रू करोगे ना, आपको एक बार आइडिया हो जाएगा, ठीक है, कि ये मैं पहले भी बोला कैपिटल गुड्स क्या होता है, कन्वीनियंस क्या होता है, एग्जाम सप्लाई क्या होता है, पहले भी डिस्कस करके रखा सर। अगर आप बेसिक क्लास करोगे या कोई भी चैप्टर पढ़ोगे ना, अब हर जगह में आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑलवेज नजर आएगा कि बिजनेस क्या होता है, एजेंट कौन होते हैं, ठीक है, कैपिटल गुड्स क्या है, कन्वीनियंस क्या है, एग्जाम सप्लाई क्या है, इनपुट क्या होता है। इनपुट मींस बेसिकली परचेस, ठीक है, इनपुट मींस परचेस के टाइम पे हम लोग जो टैक्स पे करते हैं उनको हम लोग इनपुट टैक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह का कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपको ऑलवेज मिलेगा, ईच एंड एवरी जीएसटी चैप्टर में मिलेगा, जिसके बारे में आपको एक गो थ्रू रखना चाहिए सर, ठीक है, याद भी करना पड़ता है, ठीक है। अब आगे आगे जैसे जैसे जरूरत होगा मैं आपको बता दूं। फिलहाल मैं आपको सेक्शन 16 से बात करना स्टार्ट करूं। क्यों सेक्शन 16 में क्या है, जीएसटी में, आईटीसी में, इनपुट टैक्स क्रेडिट में सेक्शन 16 में क्या है सर। सेक्शन 16 हमें एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग आईटीसी के बारे में बात करता है। मतलब अगर मैं आपको आईटीसी फिर से थोड़ा, देखो ये बेसिक बात कर चुका हूं मैं, मतलब बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि मानो ए ने बी को, मतलब बेसिक्स ऑफ आईटीसी का मैं एग्जांपल आप लोगों को दिया था, ठीक है, उसमें क्या हुआ था, देखते हैं सर आईटीसी का बेसिक नोट्स, आईटीसी नोट्स इंट्रो, आपको यहाँ मिलेगा, हाँ, ये वाला, ठीक है। ये नोट्स अगर आप लोगों के पास नहीं है ना, एक बार मुझे याद दिलाना तो मैं दे दूंगा इसको। ये बेसिक्स के बारे में बोल देता है, इसे बहुत सिंपल था, एक अंडरस्टैंडिंग इनपुट क्रेडिट, कितना सिंपल आपको समझाता है कि मानो कि आप मिस्टर एक्स कोई भी हो, ठीक है, आप एक मानो मिस्टर एक्स हो, ठीक है। अब मिस्टर एक्स मार्केट से बहुत सारा प्रोडक्ट परचेज किया, जैसे मानो टैक्स पेड ऑन परचेज ऑफ ए क्या है, ए एक गुड्स है, ठीक है, बी क्या है, बी भी एक गुड्स है, गुड्स ए गुड्स बी, ठीक है, गुड्स ए गुड्स बी गुड्स सी, ठीक है, समझो बात को। अब ए गुड्स बी गुड्स सी गुड्स, जो भी गुड्स खरीदा है उसके ऊपर बेस करके ए गुड्स के लिए 100 टैक्स, बी के लिए 120, सी के लिए 80, कुल मिला के उन्होंने जब परचेज किया, ठीक है, परचेज मतलब इनपुट, ओके, जब परचेज किया, खरीद के अपने दुकान में लाया, मिस्टर एक्स अपने बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस में सेल करने के लिए परचेज किया, सेल करने के लिए, बात को ध्यान में रखना सर, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना बहुत जरूरी है, तभी आप आईटीसी क्रेडिट ले सकते हो। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये सब बेसिक्स ऑफ जीएसटी है। मतलब अगर आप बिजनेस नहीं करोगे और आईटीसी क्लेम करोगे तो नहीं होगा, आपको बिजनेस के लिए ही परचेस करके लाना है। सो आप जो भी प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो उसके लिए आप टैक्स भर रहे हो, जैसे कि ए के लिए 100, बी के लिए 120, सी के लिए 80, तो कुल मिला के आपने कितना टैक्स पे किया, 100, 120, 80, ठीक है, ये आपका क्या है, इनपुट टैक्स है। और आपने टैक्स टू बी पेड बाय मैन्युफैक्चरर, ठीक है, कितना मैन्युफैक्चरर पे किया बोल रहे हैं, टैक्स ऑन आउटपुट, टैक्स ऑन आउटपुट बोल रहे हैं 450। आउटपुट क्या होता है, जब आप सेल कर रहे हो अपना प्रोडक्ट, ठीक है, अब जो भी परसेंटेज हो उसका मैं क्वेश्चन करवा दिया, थोड़ा याद दिलाने के लिए बोल रहा हूँ। आप जो भी सेल कर रहे हो सर, सेल के ऊपर आपका टैक्स बनता है 450। तो नॉर्मली क्या होता है, सप्लायर को टैक्स पे करना पड़ता है। सप्लायर जो होता है मतलब सेलर, सप्लायर का दूसरा नाम क्या हो सकता है, सिंपल सेलर। सेलर को जो टैक्स पे करना होता है वो बायर से कलेक्ट करते हैं। सेलर क्या करेगा, बायर से कलेक्ट करेगा, बायर से कलेक्ट करके सेलर क्या करेगा, गवर्नमेंट को जमा करेगा। अब उसने सेल किया तो प्रोडक्ट का जो भी प्रोडक्ट का वैल्यू था उसके ऊपर उसका टैक्स रेट लगा के, चाहे वो 10% हो, चाहे वो 12% हो, चाहे वो 18% हो, चाहे वो 28% हो, सब मिला के उनका 450 का टैक्स हुआ। गवर्नमेंट कहता है कि भाई दो मेरे को 450, गवर्नमेंट क्या कहता है कि भाई दो मेरे को 450, जो तुमने सेल करके टैक्स कलेक्ट किया वो मेरे को दे दो। बात समझे कि नहीं। लेकिन अब मिस्टर एक्स कहता है अरे नहीं गवर्नमेंट, आपको मैं 450 नहीं दे सकता, क्यों, क्योंकि मेरे पास आईटीसी है, कितना, 300 का।
कितने का आईटीसी है उसके पास? 300 का। ये 300 आईटीसी कहाँ से मिला उनको? ये 300 का आईटीसी उनको मिला जब उन्होंने परचेस किया था प्रोडक्ट, उस पे उनको देना पड़ा था। तो वो गवर्नमेंट को कहता है कि मेरे पास 300 का आईटीसी है और 450 का आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बन रहा है, तो 450 से 300 घट जाएगा। 300 क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब परचेस टैक्स क्रेडिट। परचेस करने के टाइम पे हम लोग जो टैक्स पे करते हैं, मतलब बिजनेसमैन जो टैक्स पे करते हैं, या मिस्टर एक्स ने जो टैक्स पे किया, वो वाला टैक्स वो डिडक्ट कर सकता है। और गवर्नमेंट के घर में अभी उसका टैक्स लायबिलिटी बनेगा 150 का। सर ये बात तो क्लियर है ना? मुझे इतना बता दो बस, बाकी आगे का मैं चलता हूँ आपके साथ। बस मुझे इतना बता दो कि इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बोलो सर। यस सर। ठीक है, अब अगर आपको इतना समझ में आ जाता है, अब आगे आप समझने का कोशिश करो कि ये जो आईटीसी 150 का जो आईटीसी है, ठीक है, सॉरी 300 का जो आईटीसी है, 300 अमाउंट का आईटीसी आया ना सर, 300 रुपीज का आईटीसी। अब आपके सामने सेक्शन 16 के तहत आपको मैं आगे आगे यही बताना चाहूंगा कि एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग आईटीसी, मतलब आईटीसी क्लेम करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आप बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, ये सेक्शन 16 बताता है। ये सब बात एकदम क्लियर करो। सेक्शन 16 आपको ये एलिजिबिलिटी कंडीशन देता है। अभी एलिजिबिलिटी कंडीशंस में आपको सिर्फ सेक्शन 16 नहीं, सेक्शन 16 में काफी सारा सबसेक्शंस है, जैसे कि सबसेक्शन 1, ठीक है, जैसे कि सबसेक्शन 2, जैसे कि सबसेक्शन 2 के अंदर भी क्लॉज ए बी, ठीक है, उसके अंदर सब क्लॉज 1 2, ठीक है, क्लॉज सी क्लॉज डी, ठीक है, आगे आगे सब बताता हूँ सर। सबसेक्शन 3, सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4, अलॉन्ग विथ रूल 36, जो बेसिकली डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट एंड कंडीशन फॉर क्लेमिंग आईटीसी, मतलब आईटीसी क्लेम करने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसके बारे में बात करता है। सर हवा में बात करने से कुछ नहीं होता है ना। हम हवा में बात करेंगे कि मुझे मेरा आईटीसी है, मेरा आईटीसी है, नहीं चलेगा सर। आपको प्रूफ दिखाना होगा, डॉक्यूमेंटेशन दिखाना होगा। तो वो डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट जो है वो रूल 36 बताता है। अब क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ सर। रूल 36 क्या बताता है बताता हूँ आपको। 36 के अंदर भी सबसेक्शन 1 है, सबसेक्शन 2 है, सबसेक्शन 3 है, 4 है, फिर रूल 37 भी आता है। रूल 37 बेसिकली इनपुट टैक्स को रिवर्स करते हैं इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। अगर कंसिडरेशन नॉन पे हो जाता है तो फिर इन दैट केस ये रिवर्स होता है। कैसे होता है आगे आगे बताएंगे सर। ऐसे मैंने कुछ क्वेश्चंस में आपको बता के रखा, ठीक है, फिर आगे बताऊंगा, कोई बात नहीं सर। तो ये जो सेक्शन 16 है, ये सेक्शन 16 के ऊपर आप जरा देखो कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 हमें क्या सिखाता है। अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सेक्शन 16 पढ़ा दिया था, ऐसा है क्या, या नहीं पढ़ाया था? मुझे कभी कभी ऐसा लग रहा है कि मैंने बोला था, आप लोग शायद भूल गए, या मैंने बिल्कुल नहीं बोला था। अरे बोला था कि नहीं बोला? आई थिंक नहीं बोला था। ठीक है, तो नहीं बोला था, नहीं बोला था, ठीक। मुझे ऐसा तो फिर मुझे ऐसा कंफ्यूज हो रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बोल दिया था। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। एलिजिबिलिटी फॉर टेकिंग आईटीसी, सेक्शन 16 सबसेक्शन 1। सबसे पहले तो आप अपने आप को रजिस्टर करो। कौन? जो बिजनेसमैन आईटीसी क्लेम करना चाहता है, उन्हें सबसे पहले जीएसटी में रजिस्टर होना पड़ेगा। जीएसटी में रजिस्टर होने का क्या मतलब है? कुछ नहीं सर, जीएसटी मतलब इंडिरेक्ट टैक्स, मतलब इंडिरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट के साथ अपने आप को रजिस्टर करना और अपने नाम पे जीएसटी लाइसेंस वगैरह रेडी करना कि भाई मैं जीएसटी देने वाला बिजनेसमैन हूं। ठीक है, मैं जो भी डील करता हूँ मैं जीएसटी कलेक्ट भी करता हूँ और बदले में गवर्नमेंट के घर में जमा भी करता हूँ। ठीक है सर, एक मतलब जो भी एलिजिबल होते हैं, अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहाँ से पता चलता है? इसके लिए मेरा बेसिक्स ऑफ जीएसटी में एक पूरा डिटेल्स डिस्कशन होता है सर, कि जीएसटी के लिए एलिजिबल कौन कौन है। नॉर्मली टर्नओवर के बेसिस में होता है। अगर किसी का टर्नओवर 10 लाख के ऊपर जाता है, 20 लाख के ऊपर जाता है एनुअल टर्नओवर, तो उसे जीएसटी में रजिस्टर करना पड़ता है। किसी किसी केस में 40 लाख है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, ठीक है, नॉर्मल स्टेट्स, सभी के लिए थोड़ा अलग अलग क्राइटेरिया है। अगर आप जीएसटी का मेरे से लिंक लेके बैकअप भी लोगे ना, तो वहां पर आपको जीएसटी रिलेटेड सारा बेसिक चर्चा के अंदर आपको मिलेगा कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किसके किसके लिए, मतलब कौन सा स्टेट के लोग जिन्हें जीएसटी में रजिस्टर करना कब मैंडेटरी हो जाता है। स्टेट वाइज थोड़ा डिफरेंशिएशन होता है सर। ठीक है, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में हो
आपका रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया थोड़ा अलग है। अगर आप बंगाल में हो, मतलब वेस्ट बंगाल में हो, आपका रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया थोड़ा अलग है। ठीक है, अगर आप कश्मीर में हो, हिमाचल में हो, तो थोड़ा वहां पर आपको स्पेशल सुविधा कुछ मिल सकता है। ये मैंने बेसिक्स में बोल के रखा। आप लोग एक बार बेसिक्स गो थ्रू करोगे ना, स्टार्टिंग लेवल में 5-7 लेक्चर्स होगा, मैं तो आपको जरूर बोलूंगा अभी आप एक बार कर लो, बाद में जब मैं बैकअप करवाऊंगा फिर से रिवाइज करवाऊंगा और एक बार लाइव कर लेना। ठीक है, ये देखो टैक्स पेयर्स को यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए बोल रहा है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ पर हूँ सर? मैं आपको gst.government.in पे लेके आ गया, गवर्नमेंट का साइट है। तो अगर आप अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हो आप कर सकते हो। अगर आप जीएसटी प्रैक्टिसनर ढूंढना चाहते हैं तो आप ढूंढ लो। अगर आप जीएसटी प्रैक्टिसनर हो, ठीक है, जैसे कि नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज, ठीक है, लॉयर्स, ठीक है, कॉमर्स प्रोफेशनल्स, ठीक है, जीएसटी में अपने आप को एग्जाम होता है सर, ठीक है, जीएसटी प्रैक्टिसनर का एग्जाम होता है, उसको देके बंदा जीएसटी प्रैक्टिसनर बन सकता है। ठीक है, ऑब्वियसली मार्केट में अगर सबसे ज्यादा कोई ये सब काम करता है नॉर्मली सीए सीएमए सबसे पॉपुलर है, बट जीएसटी प्रैक्टिसनर का एग्जाम देके कोई भी जीएसटी प्रैक्टिसनर बन सकता है। नॉर्मली जो कॉमर्स वाले कैंडिडेट होते हैं, जो बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, मतलब कॉमर्स लाइन से जो लोग बिलोंग किया है, उनको गवर्नमेंट ये सब फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो फाइंड ए टैक्स पेयर, तो जीएसटी प्रैक्टिसनर टैक्स पेयर फाइंड करता है। टैक्स पेयर जो है वो अपने आप को रजिस्टर करके जरूरत के हिसाब से काम करते हैं, खुद भी करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो न्यू रजिस्ट्रेशन, टेम्पोरारी रेफरेंस नंबर, जब टेम्पोरारी लेवल में चलता है। এই সবাইকে দেখা যাচ্ছে জিনিসটা? হ্যালো, देख पा रहे हो सर? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये सिंपल फॉर्म वाइज जैसे जैसे आपके सामने आएगा बस भरते जाना है। ठीक है, बस नॉर्मल है, जैसे हम लोग कोई भी नॉर्मल फॉर्म फिलअप करते हैं इंस्टीट्यूट का, वैसा ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बस अपने आप को रजिस्टर करना, जो पूछेगा बताना, जो डॉक्यूमेंट्स मांगेगा उसको जब सबमिट करना। ठीक है, अब बाकी जैसे कि मैं आपको बोला कि जीएसटी में रजिस्टर करने का जो मैंडेटरी कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली टर्नओवर के बेसिस में होता है और स्टेट टू स्टेट होता है। आप बस एक बार बेसिक्स ऑफ जीएसटी का क्लास कंप्लीट करो, वहां से मेरे से लिंक लो। मैं आपको, जिन लोगों को नहीं दिया वो लोग मेरे से एक बार बताओ कि सर मैं आपको जीएसटी लेक्चर्स मुझे दीजिए, मैं आपको भेजता हूँ। आप जरूर एक बार जीएसटी का बेसिक लेक्चर्स देखिए, वहां से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब आपको आगे मैं जो बताने जा रहा हूँ, सब ध्यान से सुनना। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू आईटीसी। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। जैसे कि अभी आपको मैं बोला कि एक बिजनेसमैन को 450 का जीएसटी बन रहा था, जीएसटी पेबल हो रहा था आउटपुट टैक्स के कारण। आउटपुट टैक्स मतलब सेल टैक्स, ठीक है, सेल किया, सरकार के घर में टैक्स देना है। तो जितना भी सेल था, मानो कि एक सिंपल बात कर रहा हूँ कि कोई 5,000 का प्रोडक्ट था, ठीक है, तो 5,000 के प्रोडक्ट में अगर कितना हो जाएगा, 13, 12, 12, 5 से फॉर एग्जाम्पल 10% जीएसटी है, तो 10% जीएसटी है तो 500 का जीएसटी देना पड़ेगा। सिंपल है ना, 5,000 का 10% कितना हो जाता है? 500, है ना? तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, 9% होगा तो, अगर 9% जीएसटी होगा तो कितना होगा? 450. 450, चलो 9% कर लेते हैं। तो अगर 5,000 का प्रोडक्ट सेल है, वैल्यू है, प्रोडक्ट वैल्यू है, उसमें मानो 9% जीएसटी है एग्जाम्पल, तो 9% जीएसटी है तो 450 का जीएसटी होता है। तो गवर्नमेंट बोलता है कि हमको 450 दो, लेकिन अगर ये कब हो रहा है? ये सेल के टाइम पे, प्रोडक्ट सेल के टाइम पे हो रहा है। लेकिन आप बोल रहे हो कि नहीं, मैंने परचेस करने के टाइम पे जीएसटी दिया था। ठीक है, अच्छा, ये जो 450 का जीएसटी है, ये जो 450 का जीएसटी है, ये सप्लायर अपने पॉकेट से देता है कि बायर से लेता है? सप्लायर खुद के पॉकेट से लेगा कि बायर से लेगा? Buyer से लेगा. बायर से लेगा, बात समझे सर? ठीक है, जैसे कि आज आप लोगों को पता है मार्केट में कल कुछ चीजों का टैक्स रेट में बहुत सारा ग्रोथ बढ़ाया गया। जैसे सिगरेट में 16% जीएसटी एडिशन किया गया। खबर है आप लोगों को? आज मार्केट में मैं गया था शाम को थोड़ा सा, तो एकदम मार्केट में जो लोग बिजनेस करते हैं उन लोग बहुत चिंता में हैं, क्योंकि कंपनी की तरफ से बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अभी दाम बढ़ गया ना, तो सब कोई पुराना रेट में दाम प्रोडक्ट खरीदना चाहता है और मार्केट में क्राइसिस क्रिएट हुआ है। अब क्योंकि जीएसटी मतलब इसमें सिगरेट में जो टैक्स रेट है, जो सीन टैक्स लगाया 16% में बढ़ा दिया, 16% में। अब उसके कारण सिगरेट महंगा हो जाएगा। अब इसके कारण मार्केट में एक बहुत ही ज्यादा क्राइसिस सिचुएशंस बनेगा कुछ दिनों के लिए, फिर धीरे धीरे वो मैनेज होगा, क्योंकि ओल्ड स्टॉक
सबको ही थोड़ा सा चाहेगा कि मुझे सस्ता में मिल जाए, ठीक है। अब ये सब आप अगर खबर रखोगे तो आपको समझ में आएगा सर, ठीक है सर। अब मैं बजट की क्लास में ही बताऊंगा बाकी डिटेल्स। अच्छा, तो रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी बहुत मैंडेटरी है, अदरवाइज आप कभी भी जीएसटी क्लेम नहीं कर सकते, मतलब आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तो 450 आपका बन रहा था, 5000 का प्रोडक्ट था, 9% का जीएसटी था। लेकिन आप 300 टका अगर क्लेम करना चाहते हो तो आपको जीएसटी में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, अदरवाइज आप क्लेम नहीं कर सकते। ये 300 अगर आप क्लेम करना चाहते हो जो आपने परचेस के टाइम पे दिया था, आप कौन, आप सप्लायर हो करेंटली, करेंटली यू आर ए सप्लायर। आपने सप्लाई करके 450 बायर से लिया और गवर्नमेंट आपको कहता है कि भाई 450 हमें दो, लेकिन आप कहते हो कि नहीं गवर्नमेंट आपको 450 नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी परचेस के टाइम पे 300 पे किया जो मेरे पास आईटीसी के तौर पे अवेलेबल है। और ये हर एक बायर सेलर कॉन्सेप्ट भी बनता है सर। ईच एंड एवरी बाइंग सेलिंग कॉन्सेप्ट में कोई ना कोई बायर होता है, कोई ना कोई सेलर होता है। जो स्टेज चालू होता है कहाँ से, मैन्युफैक्चरर से। मैन्युफैक्चरर किसको सेल करता है, होलसेलर को या डीलर को, है ना सर। मैन्युफैक्चरर किसे सेल करता है, होलसेलर को सेल करता है या डीलर को सेल करता है। फिर होलसेलर क्या करता है, रिटेलर को सेल करता है। फिर रिटेलर क्या करता है, कस्टमर को सेल करता है। ये प्रोसेस चलता है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि मैन्युफैक्चरर डीलर को देता है, डीलर होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को देता है। इसको और थोड़ा सा मैं तोड़ सकता हूँ, इसको और थोड़ा सा तोड़ सकते हो आप। मैन्युफैक्चरर से डीलर के पास जाएगा, डीलर से होलसेलर के पास जाएगा, होलसेलर से रिटेलर के पास आएगा, रिटेलर से कस्टमर के पास आएगा। तो 1 2 3 4 5 पूरा पार्टन जो है ना प्रोडक्ट का, जो ओवरऑल जीएसटी है वो कौन देता है सर। पूरा पेमेंट में जो जीएसटी है वो किसके पॉकेट से जाता है, 5000 के प्रोडक्ट में अगर 9% का जीएसटी है, किसके पॉकेट से जाता है, कस्टमर के। कस्टमर की पॉकेट से जाता है। तो बेसिकली कस्टमर कौन है, बकरा। ये पूरा जीएसटी खेल में अगर देखा जाए तो कस्टमर कौन है, बकरा, उसी से पूरा टैक्स छीना जाता है। लेकिन बाकी मैन्युफैक्चरर से डीलर, ठीक है, डीलर से होलसेलर एंड रिटेलर, होलसेलर से रिटेलर, ठीक है, इनके बीच में क्या चलता है, आईटीसी का खेल चलता है, ठीक है। अब अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आप आईटीसी क्लेम करके गवर्नमेंट के घर में आपका पेबल अमाउंट को कम कर सकते हो। बात समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन करना सर, लास्ट वीक का जो क्वेश्चन मैंने करवाया था, ठीक है, बेसिक्स ऑफ आईटीसी, वो वाला क्लास देखो, आपका पूरा फिर से रिवाइज हो जाएगा और आइडिया भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो every registered person shall be entitled to ITC of GST charged on inward supply of goods। inward supply मतलब आपने जो परचेस के लिए किया है, सर्विस ऑफ गुड्स और सर्विस। This is subject to the provision relating to use of ITC under section 49 and the condition and restriction in the rules। So section 49 prescribe provisions relating to payment of tax, interest, penalty and other amounts। The same has been discussed in detail in chapter 9, that is payment of tax। अब एक चैप्टर आएगा सर, मैं आपको बताऊंगा, दैट इज पेमेंट ऑफ टैक्स का चैप्टर आएगा। मतलब ये तो चल रहा है आईटीसी, अब आगे आगे ये भी तो पढ़ना है ना कि अल्टीमेटली जीएसटी पे कैसे होता है। तब मैं आपको बाकी चर्चा करूंगा कि जीएसटी पे करने का तौर तरीका क्या है, ठीक है, रिटर्न फाइलिंग, टैक्स पेमेंट, चर्चा होगा सर। पहले आईटीसी का डिस्कशन कर लेना। तो आईटीसी थोड़ा बड़ा भी है और इंपॉर्टेंट भी है जीएसटी में, ठीक है। अच्छा, गुड्स एंड सर्विस, गुड्स और सर्विस टू बी यूज फॉर बिजनेस पर्पस। बात को समझे, मैं आपको अभी 2 मिनट पहले बोल रहा था कि आप जो आईटीसी क्लेम करना चाहते हो आप तभी क्लेम कर सकते हो जो आप बिजनेस पर्पस के लिए ले रहे हो, मतलब घर के कंजम्पशन के लिए नहीं, बिजनेस पर्पस के लिए। तो इसलिए क्या एकदम क्लियरली बताता है, ठीक है, आईटीसी ऑफ जीएसटी विल बी अवेलेबल ऑन गुड्स और सर्विस व्हिच आर यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस क्या है, इसका डेफिनेशन जीएसटी दिया है, सिंपल बात है। बिजनेस मीन्स एडवेंचर, बिजनेस मीन्स सेल, बिजनेस मीन परचेज, बिजनेस मीन्स कॉमर्स, बिजनेस मीन मैन्युफैक्चरिंग, बिजनेस मीन रिटेलिंग, ट्रेडिंग, एवरीथिंग इज बिजनेस, ठीक है। तो डेफिनेशन एक बार देख लो, बट बाकी आप लोग बिजनेस के मतलब जानते हो, ठीक है। घर के कंजम्पशन के लिए नहीं, मतलब आप अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए कोई चीज खरीद रहे हो, उसमें जो जीएसटी आप दे रहे हो ना, वो उसका आईटीसी नहीं मिलता है सर। बहुत लोग गलत करते हैं, 2 नंबर ही करते हैं, अपना पर्सनल कंजम्पशन का जीएसटी को भी बिजनेस का जीएसटी बोल के दिखा के आईटीसी क्लेम कर लेता है। इसको आईटीसी फ्रॉड भी बोला जाता है। मैंने एक क्लास करवाया था लास्ट ईयर आईटीसी फ्रॉड के ऊपर, एक स्पेशल क्लास था। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आईटीसी के ऊपर
क्रूसेड लड़ रहा था। क्रूसेड समझते हो ना, क्रूसेड क्या होता है? क्रूसेड इज लाइक अ सिविल वॉर, ठीक है? जब देश का लोग ही देश का गद्दार बन जाता है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आप लोग बचपन में पढ़े हो ना क्रूसेड, हाँ, सिविल वॉर टाइप। मतलब देश के अंदर ही लोग देश के, मतलब देश का गद्दार बन जाता है। कैसे? मतलब वही जीएसटी, एक तो जीएसटी देना है, ऊपर से जीएसटी में चोरी करना है। तो गवर्नमेंट इन लोगों को पकड़ने के लिए, आईटीसी फ्रॉड को रोकने के लिए क्रूसेड लड़ रहा है, अभी भी लड़ रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि लड़ाई बंद हो गया। विजिलेंस लगा के, सीबीआई लगा के, जीएसटी ऑफिसर्स को एम्प्लॉय करके, इनकम टैक्स लोगों को एम्प्लॉय करके, क्या क्या नहीं कर रहा है, ताकि जो आईटीसी को लेके फ्रॉड चल रहा है। फ्रॉड कैसा? मतलब रॉन्ग बिजनेस बना के, मतलब एक फ्रॉड बिजनेस बना के, या फिर एक्चुअल में बिजनेस है ही नहीं, सेल कंपनीज बोलते हैं, सेल दिखा के, ठीक है, झूठ मूठ का बिल बना के, झूठ मूठ का डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करके आईटीसी क्लेम करना। और क्लेम करते करते क्या होता है, आपके जो जीएसटी है, बात समझो, मतलब फॉल्स सेल दिखाना, इसको बोलते हैं सेल कंपनी। सेल कंपनी क्या होता है? जो कंपनी वास्तव में है नहीं, कंपनी रियलिटी में नहीं है बट पेपर में है। बात समझ में आ रहा है सर? यस सर, नकली बिल बनवा के। नकली बिल बना के, मतलब मानो हम, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, 450 का आपको मैं जो बोल रहा था, आपका 5000 का प्रोडक्ट है, उसमें आपने 9% लगाया, तो आपका 450 का क्या बनता है? जीएसटी बनता है। कॉम्प्लेक्सिटी समझो। आप कहते हो कि मेरे पास 300 का आईटीसी है, चलो ये अगर रियल में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि सच में आपने खरीदने के टाइम पे किया था, ये रियल में है, नो इशू। बट अगर ये 300, अब मानो कि और 150 आपने यहाँ पर कहीं से झूठ मूठ का बिल बना लिया, और आप 450 का टोटल में माइनस कर दिए, आप ये क्लेम किए कि मेरे पास आईटीसी है 450 का, और दोनों कंपनी से ये मैचिंग भी होना पड़ता है, सेलर को भी जीएसटी फाइल करना होता है, बायर को भी जीएसटी फाइल करना होता है। मैच नहीं होगा तो क्लेम भी नहीं होता है, लेकिन सब हो रहा है, सब हो रहा है, ठीक है? तो पॉइंट इज दैट ये सब फ्रॉड चल रहा है। अब ये सब फ्रॉड को पकड़ने के लिए ये सब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, लेकिन ये फ्रॉड धीरे धीरे बंद हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट अपने सॉफ्टवेयर को भी काफी डेवलप कर रहा है, कर दिया भी है। लेकिन अभी भी कुछ प्रैक्टिसेस अभी भी रॉन्गली है, जैसे आप लोगों को पता है कि जिसको गलत करना है वो कहीं से भी गलत सोच के, कहीं से भी गलती करना चालू कर देता है। तो दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट, बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि आईटीसी क्लेम को लेके भी कितना सारा पॉइंट है, ठीक है? अब चलो आगे बात को बढ़ाते हैं। इसके ऊपर मैंने लास्ट ईयर कराया था सर, आईटीसी क्रूसेड के नाम पे, कि कैसे झूठ मूठ का क्लेम हो रहा था। अब वो झूठ मूठ का क्लेम में सीए भी हेल्प कर रहा था, मतलब जो भी प्रोफेशनल्स है सर, ठीक है? तब ये सब हेल्प बंद होना चाहिए, ठीक है? झूठ मूठ का मतलब गद्दार लोग सब, चाहे वो कोई भी हो प्रोफेशन में, गद्दारी तो नहीं करना चाहिए। झूठ क्यों है, इतना झूठ से बहुत मुश्किल है। तो ITC of GST will be available on goods and service which are used in the course of furtherance of business, ठीक है? The intention to use the goods and service in the course or furtherance of business would also suffice for availing ITC, ठीक है? Also suffice to availing ITC on such goods or service. Thus क्या कहता है? Goods paid on goods or service, tax paid on goods or service which are used or intended to be used for non-business purpose cannot be availed as credit. मतलब आपने मानो अपने घर के लिए फ्रिज खरीदा, आप बिजनेस भी करते हो, लेकिन आप फ्रिज खरीदे हो घर के लिए। अब मुझे बताओ, फ्रिज आपके घर के लिए है, एयर कंडीशन आपके घर के लिए है, लेकिन आपने एयर कंडीशन के लिए जो जीएसटी पे किया, आप उसे अपना बिजनेस के नाम पे दिखाना चाहते हैं, आप बिजनेस में शो करना चाहते हैं, बट वो आप बिजनेस के लिए नहीं ले रहे हो, तो उसका क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा सर, उसका क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा, कैनॉट बी अवेलेबल एज क्रेडिट। इसलिए क्लियरली बोल रहे हैं, गुड्स और सर्विस टू बी यूज्ड फॉर furtherance of business, used for furtherance of business। এই বোঝা যাচ্ছে? अनुष्का, अंश, विश्वजीत, नील, सभी को हाँ पूछ सर। रहा हूँ। यस सर। और को বোঝা हाँ যাচ্ছে? सर। यस অয়ন, বুঝতে Yes, পারছিস sir. তো? ओके। Yes, sir. जीएसटी ना ऐसे अपने आप में ना बहुत सारा, मतलब ऐसे लगता है जीएसटी में, मैं देखता हूँ स्टूडेंट को जब भी सुनता हूँ, है जीएसटी बहुत दिमाग खाता है। सर जीएसटी दिमाग नहीं खाता है, जीएसटी एक रियल लाइफ सिचुएशन है। आप बस अपने आप को ना कनेक्ट करो उस रियलिटी के साथ, आप देखना धीरे धीरे आपको जीएसटी को प्यार हो जाएगा।
और जीएसटी ना मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट है जीएसटी का, कि जीएसटी कैश काउ है। एज ए प्रैक्टिशनर, as a consultant, as a tax consultant, as a GST consultant, as a chartered accountant, as a professionals, as a CMA, as a CS, आप लोगों के लिए ना ऑलवेज एक अपॉर्चुनिटी बनाता है जीएसटी। तो जीएसटी भले ही कितना भी आपको साउंड लगे कि ये इतना क्या पढ़ना है, ठीक है सर, वो छोड़ो, साइड में रखो अपना लॉजिक, पढ़ो, जानो, समझो। जबरदस्ती कोई किसी को प्यार तो नहीं करा सकता, बट आप लोगों के लिए कोई चांद नहीं है, ठीक है, करना पड़ेगा। Conditions for taking ITC, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2। आईटीसी को क्लेम करने का क्या कंडीशन है? रजिस्टर्ड पर्सन विल बी एंटाइटल्ड टू आईटीसी ऑन ए सप्लाई ओनली इफ ऑल द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर फुलफिल्ड। क्या 4 कंडीशंस है देख लो, 4 कंडीशंस है सर। पोजीशंस ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, मतलब आपने टैक्स पे किया, इसका आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए, रीड विद रूल 36 ऑफ द सीजीएसटी। मतलब 36 बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बोलता है, इसीलिए बोल रहा है कि आप रूल 36 के साथ पढ़ो तो समझ में आएगा। मतलब सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए बोलता है कि डॉक्यूमेंट पॉजेस करना होगा, और रूल 36 डॉक्यूमेंट के बारे में बोलता है। सो आईटीसी क्लेम करना है अगर आपको, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। इनवॉइस, सिंपल, आपने टैक्स दिया उसका इनवॉइस दिखाओ, इनवॉइस होना चाहिए आपके पास। इनवॉइस इशूड बाय द सप्लायर, जो सप्लायर ने आपको दिया, गुड्स के लिए हो या सर्विस के लिए। इनवॉइस इशूड बाय द रिसिपिएंट, रिसीविंग गुड्स, जो गुड्स रिसीव किया, अगर उन्हें उसकी तरफ से कोई इनवॉइस इशू हुआ, और सर्विस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर। ध्यान से बात को समझो सर, आपके आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा, सर सप्लायर इनवॉइस देगा, रिसिपिएंट क्यों देगा? ये नो, आप ऐसे ही सोच रहे हो ना। मतलब अगर आप किसी से गुड्स खरीदते हो तो कौन बिल देता है आपको, बायर की सेलर? सेलर। सेलर। लेकिन रिसिपिएंट को भी इनवॉइस इशू करना होता है, लेकिन कब? जब रिसिपिएंट किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से कोई गुड्स खरीद रहा है। माने माने मानो विश्वजीत एंड ऑयन, ठीक है, अब मानो ऑयन एक अनरजिस्टर्ड बिजनेसमैन है। अब ये जानबूझ के अनरजिस्टर्ड नहीं, ये सच में अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, ऐसा नहीं कि धोखा देने के लिए। अनरजिस्टर्ड है, उनका एलिजिबिलिटी नहीं है, इतना टर्नओवर नहीं होता, वो अनरजिस्टर्ड है। लेकिन विश्वजीत जो है ये आईटीसी क्लेम करना चाहता है, बिकॉज वो रजिस्टर्ड है, वो रजिस्टर्ड है जीएसटी में। लेकिन इस केस में अयन जो है वो सेलर है, और विश्वजीत जो है वो बायर। ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, ठीक है। विश्वजीत बायर है, अयन सेलर है। नॉर्मल केस में सप्लायर जो होता है वो बिल बना के देता है। इनवॉइस मतलब हमारे साथ सिंपल लैंग्वेज में क्या है, बिल। लेकिन जब अनरजिस्टर्ड के साथ कोई रजिस्टर्ड बंदा डील करता है, बाइंग सेलिंग करता है, तब क्या करना है? तब जो बायर है, जो रिसिपिएंट है, बायर मतलब रिसिपिएंट, रिसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विस, तब उनको इनवॉइस इशू करना होगा कि मैंने इतने का प्रोडक्ट खरीदा और बदले में मैंने इतना टैक्स दिया। और एक मजा का बात क्या है जानते हो, इस केस में ये जो जीएसटी पेमेंट है ना, ये अनरजिस्टर्ड थोड़ी ना करेगा। कौन करेगा सर? हम। विश्वजीत करेगा, ठीक है। विश्वजीत टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट के घर में। सर इसमें तो नकली बिल बनवा के भी ज्यादा करके कर सकते हैं। हाँ हाँ करो, वही तो इंटेंशन है ना तुम लोगों का, हमेशा नकलीगिरी करना। क्यों नकली? अरे भाई नकली बिल करने से कैसे होगा? आप मतलब वो अनरजिस्टर्ड इसलिए बोल रहे हो ना? हाँ। यस सर। अब देखो एक आध तो ठीक है लेकिन जरूरत से ज्यादा हो जाए तो फिर जीएसटी ऑफिसर पकड़ेगा आपको कि भाई इतना अनरजिस्टर्ड से क्या डील करते हो आप। हाँ, कौन है आपका अनरजिस्टर्ड पर्सन?
अगर ज्यादा डील करते हो तो फिर वो भी अनरजिस्टर्ड नहीं रह पाएगा। अगर Yes, बात समझे कि नहीं, एक आध बार कर लिया ठीक है, अगर आयन के साथ बार बार डील करते हो आप, तो आयन का टर्नओवर लेवल बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? yes sir, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आयन कितना दिन छुप के रहेगा सर? वो अपने आप को ज्यादा दिन तक तो छुपा नहीं सकते। छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, कितना छुपाओगे? हाँ, आयन ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकता, तब उसको भी गवर्नमेंट बोलेगा कि भाई इतना क्या चल रहा है, रजिस्टर करो, नहीं तो क्या करेगा? समझ रहे हो लीगल ना? लीगल नोटिस पकड़ा देगा। धोखाधड़ी डर के मारे सब आ जाएगा लाइन पे। ठीक है। जेल वगैरह कुछ भी कर सकता है, पेनल्टी ठोक सकता है, दुकान सील करके चला जाता है, क्या क्या नहीं करता। 2 दिन लेके थाना में रख देगा, जेल पे नहीं डालेगा, थाना कस्टडी में ले लेगा, दुकान सील करके चला जाएगा, दुकान को सील करके चला जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यस सर। एक सेकंड। ठीक है, तो फिर क्या समझ में आया सर आप लोगों को कि अगर रिसिपेंट है अनरजिस्टर्ड के साथ बिजनेस करता है, तो इन दैट केस उन्हें इनवॉइस इशू करना होगा, ये प्रूफ दिखाने के लिए कि हमने टैक्स पे किया। ठीक है, और इसे क्या कहता है? इसे प्यार से कहते हैं आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। डेबिट नोट इशूड बाय द सप्लायर। डेबिट नोट बेसिकली अगर आपको किसी से कोई पेमेंट लेना है, ठीक है, तो पेमेंट लेना है, मतलब मानो कि एक्स्ट्रा सेल हो चुका था, डेबिट नोट क्रेडिट नोट जैसे आप लोग बचपन में अकाउंट्स में पढ़े हो, अगर किसी को ज्यादा पेमेंट, मतलब ज्यादा पेमेंट कर दिए तो उनको डेबिट नोट इशू कर दो, या कम पेमेंट किया किसी ने तो अब डेबिट नोट इशू कर दो तो नेक्स्ट टाइम पेमेंट कर देगा। क्रेडिट नोट उल्टा होता है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम प्रोडक्ट के साथ एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे आगे मैं आपको डेबिट नोट क्रेडिट नोट का और बता दूंगा। बेसिकली वो भी एक तरह का बिल ही है जो सेल परचेज में एडजस्ट करते हैं, है ना, ये बचपन में अकाउंट्स में ही पढ़ा जाता है। बिल ऑफ एंट्री और सिमिलर डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब्ड अंडर द कस्टम एक्ट। ठीक है, कस्टम एक्ट मतलब जब कोई जहाज से सामान आता है, जहाज से मतलब शिप से, जब फॉरेन से कोई प्रोडक्ट आता है तो उसे क्या करना पड़ता है? कस्टम वाटर होके आना पड़ता है ना। कस्टम वाटर मतलब जो, जैसे कि हमारे कोलकाता में मानो खिदिरपुर डॉक, ठीक है, कोलकाता में अगर मैं बात करूँ जैसे हल्दिया पोर्ट है, खिदिरपुर डॉक है, ऐसे भारत में बहुत सारा पोर्ट है, डॉक है। जस्ट मैं आपको नियरेस्ट बता रहा हूँ, यहाँ पर हमारे यहाँ पर कोलकाता में डॉक है, वहाँ पर बाहर से सामान आता है। ठीक है, तो जब भी कोई प्रोडक्ट डॉक में आता है, ठीक है, या फिर एयरपोर्ट में आता है, ठीक है, एयरपोर्ट में आता है या शिप पोर्ट में आता है, जैसे ये एरिया है सर, ये देखो, देख रहे हो सर, ये देखो पोर्ट देखो, ये हल्दिया दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस। ये पोर्ट है सर, ये वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा पोर्ट है। एक्चुअली ये पहले कोलकाता पोर्ट का ही था पार्ट, मतलब कोलकाता ही पहले मेनली संभालता था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो रिवर है ना, रिवर बहुत ये हो गया सर, खिदिरपुर एरिया में रिवर में ना डेप्थ बहुत कम हो गया, तो बड़ा बड़ा जहाज नहीं आ पाता है। जो बिग जहाज होते हैं ना वो नहीं आ पाते। ये देखो, देख पा रहे हो, ये देखो, ये वाला डॉक देखो, नेताजी सुभाष डॉक दिख रहा है, ये देखो, ये गंगा नदी में खिदिरपुर से गार्डन ब्रिज एरिया से ये देखो ये घुसता है। ठीक है, इस तरह से जहाज यहाँ पर घुसता है, फिर यहाँ पर सामान खाली करता है। ठीक है, ऐसा अभी भी होता है, छोटा मोटा जहाज आता है, बट बड़ा जहाज सारा का सारा हल्दिया में होता है। आई होप आप लोगों को नॉलेज है, अगर नहीं है कोई बात नहीं, ले लो नॉलेज। ठीक है, तो ये जब भी कोई रिवर के थ्रू से आता है ना, तो वो कस्टम वाटर होके आना पड़ता है उनको। ठीक है, जैसे ये कस्टम वाटर नॉर्मली, ये तो इंडियन वाटर ही हो गया, हल्दिया वगैरह तो नदी में है। समुद्र के केस में 12 नॉटिकल माइल पकड़ा जाता है। जैसे वेस्ट बंगाल तो रिवर सिस्टम में चलता है, बट अगर दूसरा भारत का दूसरा स्टेट को देख लो, जैसे अगर आप अरबियन नेशंस की तरफ देखो, मतलब अरब के साइड में, अरब सागर साइड में, अरबियन सी में, जैसे मानो कोई प्रोडक्ट ओमान से सूरत आ रहा है, ठीक है, तो जैसे ही वो भारत के 12 नॉटिकल माइल, ठीक है, या 200 नॉटिकल माइल के अंदर भी आ जाता है ना, भारत के कस्टम वाटर में पहुंच जाता है। अब इस पॉइंट में जो भी इस गुड्स को खरीदने, मतलब रिसीव करने जाएगा, उसके पास बिल ऑफ एंट्री होना चाहिए।
विदाउट बिल ऑफ एंट्री ये प्रोडक्ट रिसीव नहीं हो, सिंपल बात। तो एक्सपोर्ट के टाइम पे कस्टम के बेसिस में आपको बिल ऑफ एंट्री लेके जाना होगा, तभी जाके आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है, जीएसटी आईटीसी वगैरह, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी जीएसटी देना पड़ता है, स्पेशली इंपोर्ट में जीएसटी लगता है सर, ठीक है। जब कस्टम पढ़ोगे आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे कस्टम के साथ जीएसटी कनेक्ट होता है, ठीक है, कस्टम के साथ जीएसटी कैसे कनेक्ट होता है, ये कस्टम एक्ट पढ़ने के टाइम पे आप लोगों को पता चलेगा। नॉर्मली सीएस एंड सीएमए स्टूडेंट्स को कस्टम्स के बारे में इंटरमीडिएट एग्जीक्यूटिव लेवल में ही पढ़ना पड़ता है, सीए के केस में कस्टम का डिटेल्स फाइनल लेवल में है सर, ठीक है। अच्छा, डेबिट नोट इशूड बाय द सप्लायर, बिल ऑफ एंट्री, रिवाइज्ड इनवॉइस, मतलब इनवॉइस अगर चेंज हुआ है तो रिवाइज्ड वाला, डॉक्यूमेंट इशूड बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इसको आईएसडीज भी बोलते हैं। ये बेसिकली जब हेड ऑफिस के थ्रू से, हेड ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस के बीच में कोई कंसेप्ट चलता है, मतलब मेनली आईटीसी हेड ऑफिस क्लेम करेगा, लेकिन हेड ऑफिस के थ्रू से बाकी ब्रांच को भी आईटीसी का अगर क्लेम करना है, तो ये जो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में जो कॉन्सेप्ट है ना, इसे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं, ठीक है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर मतलब हेड ऑफिस क्या करता है, सबके लिए आईटीसी रिसीव करने के बाद फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसके ऊपर अलग से मैं बताऊंगा, ठीक है। ऐसे नॉर्मली तो ये थोड़ा हायर लेवल डिस्कशन है, बट आईएसडी के बारे में मैं, और आई थिंक बेसिक्स में थोड़ा सा मैं बात करता हूँ, बट आगे मैं एक बार बता दूंगा कि आईएसडी कैसे काम करता है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो बेसिकली ब्रांच ऑफिस और हेड ऑफिस के बीच में चलता है, ठीक है, कि जब ब्रांच को आईटीसी क्लेम करना है तो हेड ऑफिस कैसे उनको टैकल करता है। फिलहाल मैं इस चर्चा को अभी थोड़ा सा ऑफ रखता हूँ, ठीक है, लेकिन ये भी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आता है, जो डॉक्यूमेंट आपको दिखाना पड़ता है जीएसटी क्लेम करने के। तो आई होप कि आपको समझ में आया सर कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए किस तरह से आपको आईटीसी क्लेम करने के लिए डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करता है। द डॉक्यूमेंट बेसिस व्हिच आईटीसी इज बीइंग टेकन शुड कंटेन एट लीस्ट द फॉलोइंग डिटेल्स। उसमें क्या क्या होना चाहिए, अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस आइडेंटिफिकेशन नंबर वगैरह, सप्लायर एंड रिसिपेंट दोनों का, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई, अगर सप्लाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो रहा है तो इन दैट केस प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में उल्लेख होना जरूरी है। अगर इंट्रा स्टेट है मतलब वेस्ट बंगाल के अंदर ही एक सिटी से दूसरे सिटी, वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर डिस्ट्रिक्ट, या कोई भी स्टेट के अंदर, बिहार में मान लो एक डिस्ट्रिक्ट से अनदर डिस्ट्रिक्ट, तब उतना जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर बात है सर इंटर स्टेट का, मतलब जब स्टेट बदल जाता है, तो वैसे केसेस में आपको प्लेस ऑफ सप्लाई बताना, वहां पर उल्लेख होना चाहिए कि भाई कहाँ जा रहा है। कभी भी कोई बिल चेक करो आप देख जाओगे, आप कभी भी कोई बिल चेक करो आप, आपको दिखाई देगा कि कहाँ का प्रोडक्ट कहाँ जा रहा है, ठीक है। अगर आप जस्ट गूगल करो जीएसटी बिल, आपको सब दिखते रहे, आईजीएसटी बिल जस्ट दिखा रहा हूँ। इंटर स्टेट सर्विस में क्या होता है, इंटर स्टेट में जब कोई गुड्स जाता है तो उसमें क्या होता है सर, क्या कौन सा जीएसटी चार्ज होता है इंटर स्टेट के केस में, आईजीएसटी चार्ज होता है ना। जब इंटर स्टेट गुड्स ट्रांसफर होता है तो उसमें आईजीएसटी पे करना पड़ता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रहा सर? हेलो, अरे आप लोगों को बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। हेलो, यस सर। ये देखो, ये टैक्स इनवॉइस कोई चार्टर्ड फर्म का है, अभय इलेक्ट्रिक एजेंसीज, बिल टू अभय इलेक्ट्रिक एजेंसीज। ये देखो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे तो ये आईजीएसटी चार्ज हुआ है A2040 गुड़गांव, ठीक है, A2040 गुड़गांव, अभय इलेक्ट्रिक एजेंसीज, उनके लिए बिल है। और ये देखो ये न्यू दिल्ली का है, दिखाई दे रहा है सर? ये जो साक्षी एंड एसोसिएट्स है ये कहाँ का है, ये दिल्ली का है सर, पूसा रोड न्यू दिल्ली, देख रहे हैं ना, ये देखो जीएसटी नंबर है इसमें, ठीक है। और ये देखो अभय इलेक्ट्रिक एजेंसीज, उसके लिए बिल है, प्लेस ऑफ सप्लाई अभय इलेक्ट्रिक एजेंसीज, लेकिन ये गुड़गांव हरियाणा में है। जैसे दिल्ली गुड़गांव बहुत ही नजदीक में है, बट गुड़गांव हरियाणा में पड़ता है, आप लोग जानते हो ना। गुड़गांव हर हरियाणा में डिफरेंस नहीं है, जैसे कि कोलकाता, मतलब कोलकाता के अंदर जैसे बहुत नजदीक में अगर बिहार झारखंड बॉर्डर जैसे हैं, जैसे आज के डेट में क्या हो गया, दिल्ली तो बेसिकली यूपी का एक छोटा सा हिस्सा है जिसको अलग से बनाया गया सर, बट यू कैन सी इट हियर, दिल्ली का जो ग्रेटर दिल्ली एरिया है बेसिकली ये एनसीआर रीजन जो है सर,
नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है। बहुत लोगों को नॉर्मली लगता है कि गुड़गांव दिल्ली में है, लेकिन अगर पॉलिटिकली जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए देखा जाए तो गुड़गांव या गुरुग्राम, ठीक है, द्रोणाचार्य के गांव था सर, महाभारत में आप लोग जानते हो। तो गुड़गांव गुड़गांव और दिल्ली ये अलग स्टेट में पड़ता है। दिल्ली अपने आप में यूनियन टेरिटरी है और गुड़गांव हरियाणा का पार्ट है, ठीक है। इसीलिए बिल में प्लेस ऑफ सप्लाई लिखना पड़ा। अब बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि गुड़गांव और दिल्ली में क्या फर्क है, ठीक है। फर्क तो है सर, फर्क तो है, ठीक है। मतलब एज पर जो पॉलिटिकल स्टैंड है उसके हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्टैंड है उसके हिसाब से स्टेट अलग है, इसीलिए। ऐसे ये पूरा दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, ये सब मिलके बनता है आपका दिल्ली एनसीआर रीजन, ठीक है। चलो अब मैं जियो पॉलिटिक्स में बात नहीं करूंगा। आगे बढ़ो सर। तो क्लियर हो गया कि एक बिल के अंदर क्या क्या मेंशन होना जरूरी है। No ITC of tax paid towards demands involving fraud. Tax paid in pursuance of any order where any demand has been confirmed on account of any fraud, willful misstatement or suppression of facts cannot be availed as ITC. समझ रहे हो सर? ये मैं आपको पहले ही बोला, जानबूझ के इंफॉर्मेशन गलत दिया जा रहा है, फ्रॉड। बेसिकली फ्रॉड का मतलब समझते हो, फ्रॉड का कोई दूसरा मतलब नहीं है। सेक्शन 36 सबसेक्शन 3 फ्रॉड का मतलब फ्रॉड होता है सर, ठीक है। फ्रॉड का मतलब फ्रॉड होता है। विलफुल मिसस्टेटमेंट, जानबूझ के आपने मिसस्टेटमेंट किया। सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, जानबूझ के आपने कोई इंपॉर्टेंट सेल के बारे में बताया नहीं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आपने छुपाया, ठीक है, सप्रेस किया, तो आपको आईटीसी क्लेम नहीं मिलेगा। अगर आप क्लेम करते भी हो, बाद में पेनल्टी भी पड़ेगा, बहुत कुछ पड़ सकता है। रजिस्टर्ड आईटीसी ऑन इनवॉइस डेबिट नोट furnished by supplier in his GSTR 1 rule 36 subsection 4 read with circular number this, ठीक है। 2019 में सरकार ने बताया, it is observed that some taxpayers take inflated or bogus ITC। कुछ टैक्स पेयर्स क्या करते हैं, इन्फ्लेटेड और बोगस आईटीसी क्लेम करते हैं। मैं आपको बोला ना, जैसे आपका 450 का आईटीसी आउटपुट टैक्स बना था, ठीक है, सरकार आपको बोला कि भाई टैक्स पे करो। अब वो बोलते हैं कि मेरे पास 450 का ही आईटीसी है, हो सकता है कि उसके पास 300 का आईटीसी है, बट उसको 150 नहीं देना है, एग्जाम्पल के लिए। अब आप बोलोगे सर 150, अरे सर ये तो मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, रियल लाइफ में वैल्यूएशन 450 की जगह 45,000 हो सकता है, 4,50,000 हो सकता है, 4,50,00,000 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अमाउंट, ठीक है। तो आप सोचो एक बार, अगर सोचो सिंपल लेवल में, अगर ये 450 की जगह 45,000 कर दो, ठीक है, और ये 300 की जगह 30,000 कर दो। अब बंदा बोलते हैं कि मेरे पास और 15,000 का आईटीसी, जो बोगस आईटीसी है, ये एक्चुअल में है ही नहीं, उसको एक्चुअली 30,000 का आईटीसी है, बट फिर भी वो 15,000 का कहीं से सेल दिखा के आईटीसी बता रहा है, ठीक है। मतलब बेसिकली ये एक तरह का फ्रॉड है, मिस स्टेटमेंट है, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स है। गवर्नमेंट इसके लिए लड़ा है, अभी भी लड़ रहा है। मेरा एक स्पेशल क्लास था लास्ट ईयर का, आप चाहो तो क्लास देख सकते हो। It is observed that some taxpayers take inflated or bogus ITC, even if proper tax invoice or debit note in respect of inputs or input service are not available. To exercise control over the malpractice of appealing bogus ITC by the taxpayers, certain restriction has been placed on availment of ITC. इसीलिए ITC को क्लेम करने के लिए कुछ खराब लोगों के लिए अच्छा लोगों का भी मुश्किल हो गया सर, समझ रहे हैं ना। इसीलिए कुछ प्लान किया, ITC on all invoice debit note which are furnished by the supplier in their GSTR 1 or using the invoice furnishing facility IFF invoice furnishing facility can be availed in full. The recipient gets detail of tax invoice and debit notes furnished by the supplier in their GSTR 1। मतलब सप्लायर ने जो दिया उसको पूरा का पूरा फर्निश करना पड़ेगा GSTR 1 में, और यूजिंग दी IFF मतलब इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में अपलोड करना होगा, ठीक है, रिसिपेंट के GSTR 2A और GSTR 2B के अंदर, जो रिसिपेंट को फाइल करना पड़ता है। ये सब कॉन्सेप्ट ना हम लोग रिटर्न फाइलिंग में समझ जाएंगे सर। ये जो GSTR 1, GSTR 2A 2B ये सब आप लोग समझ जाओगे, बहुत बड़ा चीज नहीं है, ये तो 2-4 दिन का खेल है। अब GSTR 1 इज अ मंथली और क्वार्टरली स्टेटमेंट, ठीक है। GSTR 1 क्या है, GSTR 1 इज अ मंथली और क्वार्टरली स्टेटमेंट कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, मतलब आपने क्या क्या सेल किया, ठीक है। रजिस्टर्ड सप्लायर जो भी सेल करता है उसका डिटेल्स GSTR 1 में मंथली और क्वार्टरली बेसिस में स्टेटमेंट को देना पड़ता है। And such details of outward supply furnished by the supplier are communicated and made available electronically, okay।
जो ऑटो पॉपुलेटेड होता है, ठीक है, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिकली दे देते हो ऑटो पॉपुलेटेड टू द रिस्पेक्टिव रिसिपेंट्स। अब मतलब जिसने बोला, जैसे मानो कि सप्लायर बोल रहा है कि मैंने ये सप्लाई किया, मैंने 10,000 का सप्लाई किया, मैंने 15,000 का सप्लाई किया, ठीक है, इतना रेट ऑफ टैक्स था, जो भी डिटेल्स है। अब ये सप्लायर बोल रहा है, तो सप्लायर बोल रहा है, तो सप्लायर जिस पर्टिकुलर बंदे को सेल किया है, बायर तो होगा उसको अपोजिट में। तो टू दी रेस्पेक्टिव रेसिपेंट्स, जो जीएसटी 2A या 2B, उसमें ऑटो ड्राफ्टेड हो जाएगा, मतलब उसके साथ मैच हो जाएगा। आईटीसी स्टेटमेंट जनरेटेड फॉर एवरी रजिस्टर्ड पर्सन बेस्ड ऑन जीएसटी 1 फाइल्ड बाय सप्लायर। अब जो भी स्टेटमेंट में बनेगा जीएसटीआर 1 जो सप्लायर फाइल करेगा, उसी के बेसिस में रिसिपेंट जीएसटीआर 2A या 2B के तहत ऑटो ड्राफ्ट करेगा। तभी जाके, जब तक मैचिंग नहीं होगा तब तक आपको आईटीसी क्लेम करने नहीं देगा। उसमें भी जीएसटी ऑफिशियल्स चेक करेगा, तब जाके आप क्लेम ले सकते हो। There is another point, invoice furnishing facility is a facility provided to quarterly taxpayers, जो क्वार्टरली टैक्स पे करते हैं उनके लिए है, who are in QRPM scheme, ठीक है, मतलब क्वार्टरली पेमेंट स्कीम के अंदर जो लोग हैं, to file their details of outward supplies in first 2 months of the quarter to pass on the credit to their recipient. However, ये सब आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे बहुत इजीली समझ जाओगे। फिलहाल टू अंडरस्टैंड दी सिचुएशंस हम लोग थोड़ा रीड कर रहे हैं, बाकी ये सब ना जब आप लोग फार्म में काम करोगे, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, या फिर हम लोग रिटर्न फाइलिंग चैप्टर में भी देखेंगे, ठीक है, इंस्टीट्यूट की तरफ से भी आप लोगों को जीएसटी के ऊपर कुछ कोर्स वगैरह कराते हैं रिटर्न फाइलिंग का, तब भी आप लोग ये सब चीजें समझ जाओगे। लेकिन सबसे ज्यादा समझ तो आपको आएगा जब आप लोग ट्रेनिंग करोगे या प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे, कुछ ही दिन में समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी से पढ़ के रख रहे हो ना, तो आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। So invoice furnishing facility is provided to quarterly taxpayers. However, in respect of invoice debit note, to the details of which are not furnished by the supplier in their GSTR 1, अगर कोई invoice debit note जिसका डिटेल्स GSTR 1 में सप्लायर नहीं बोल रहा है, और यूजिंग IFF मतलब इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटीज के थ्रू से भी नहीं बोल रहा है, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बोला ना कि ये जो प्रोविजन रिलेटेड टू फाइलिंग ऑफ GSTR 1 GSTR 2 है, इसका डिटेल्स चर्चा कहाँ करेंगे सर, रिटर्न के चैप्टर में। बात बार बार बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ये जो क्वार्टरली सप्लायर के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ, कहाँ बोलूंगा, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के चैप्टर में, वहां पर आपको मैं डिटेल्स बोलने का मुझे मौका मिलेगा। फिलहाल टू अंडरस्टैंड द फैसिलिटीज और गेटिंग आईटीसी, ठीक है, अवेलिंग आईटीसी, उसके लिए आपको जितना जरूरी है मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इन रेस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट, द डिटेल्स ऑफ व्हिच आर नॉट फर्निश्ड बाय द सप्लायर इन देयर जीएसटी 1 और यूजिंग आईएफएफ, मतलब इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में भी वो नहीं बोला और जीएसटी 1 में भी उसने कुछ नहीं बोला। Hence cannot be seen in GSTR 2। अगर GSTR 1 में नहीं बोला है तो GSTR 2A and GSTR 2B of the recipient में भी नहीं दिखेगा। ITC can be added only up to 5% of the eligible credit available in respect of invoice or debit note of the details of which, मतलब जिसका डिटेल्स पूरा पूरी नहीं है उसके लिए आप पूरा क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। फर्निश्ड बाय द सप्लायर इन दियर GSTR 1 और यूजिंग इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। सर कुछ भी समझ में नहीं आया, डोंट वरी, समझा देता हूँ, ध्यान से देखो, मैं समझा देता हूँ कि क्या खेल है इसका। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मतलब अगर जीएसटीआर 1 में सप्लायर डिटेल्स नहीं देता है, ठीक है, और जीएसटीआर 2A और 2B में रिसिपेंट को भी वो शो नहीं करेगा, तो ऐसे केसेस में कितना आईटीसी क्लेम कर सकता है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं सर, इन अदर वर्ड्स द आईटीसी क्लेम्ड शुड नॉट एक्सीड 105% ऑफ द आईटीसी रिफ्लेक्टिंग इन जीएसटीआर 2B ऑन द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 1 of the supplier for the said tax period. The taxpayers has to avail the ITC on self-assessment basis. Taxpayers self-assessment basis में tax मतलब ITC claim कर सकता है as the restriction is not imposed through the common portal. Common portal मतलब ये common portal है, ये जो GST का जो साइट है ना, ये common portal है। common portal में restriction नहीं है, but आप maximum कितना avail कर सकते हो, maximum 105% जो जीएसटीआर 2B में आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो ऑन द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 1, ठीक है। थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फील होगा बिकॉज हम लोग अभी भी रिटर्न फाइलिंग नहीं पढ़े ना, तो इसका जो मैथ्स है ये मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ और इस रिगार्डिंग आपको कुछ इलस्ट्रेशंस करा देता हूँ, तो आपको केस पूरा समझ में आ जाएगा कि ये चल क्या रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ये चल क्या रहा है आपको समझ में आ जाएगा सर। देखो क्या कहता है, ITC on invoice or debit note which have been furnished by the supplier in their GSTR 1 or using IFF, ठीक है। अब 100% ITC can be claimed on such invoice or debit note if all other conditions of availing ITC are fulfilled।
सप्लायर इधर, सप्लायर जो है वो अगर अपना सारा डिटेल्स जीएसटीआर 1 में और इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटीज में प्रॉपरली अपलोड करता है, जो बायर है सर, जो रिसिपेंट है, आईटीसी वही क्लेम करेगा ना। रिसिपेंट अपना पूरा का पूरा आईटीसी 100% लेवल में क्लेम कर सकता है, अगर बाकी कंडीशंस ठीक ठाक रहा है तो। मतलब दूसरा किसी जगह में कोई फॉल्ट ना रहा तो वो 100% क्लेम कर पाएगा। ITC on invoice or debit note which have not been furnished by supplier in their GSTR 1 or using IFF. In that case, 5% of the eligible ITC available on invoice or debit note furnished by the supplier in their GSTR 1 or using the IFF can be claimed on such invoice. मतलब जितना टोटल वो सप्लायर की करेगा उसका सिर्फ 5% ही रिसिपेंट क्लेम कर सकता है। यहाँ पर 100% क्लेम कर सकता है बिकॉज उसने सारा का सारा डिटेल्स फिलअप किया। बट अगर ITC on invoice or debit note which have not been furnished by supplier in their GSTR 1 or using IFF, तो ऐसे केसेस में 5% ऑफ their eligible ITC, मतलब रिसिपेंट का जितना ITC बनता है उसका 5% तक ही वो क्लेम कर सकता है। अब इसको मैं आपको प्रोविजन वाइज बताया, ठीक है। मतलब बेसिकली ये सप्लायर के साथ रिसिपेंट का मैचिंग कॉन्सेप्ट है। अगर सप्लायर सारा डिटेल्स जीएसटीआर 1 एंड आईएफएफ के थ्रू से सबमिट करेगा तो रिसिपेंट पूरा क्लेम करेगा, लेकिन अगर नहीं करेगा तो 5% ऑफ द एलिजिबल आईटीसी क्लेम करेगा रिसिपेंट। लेकिन इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन करने से आपके दिमाग में जो चल रहा है ये क्लियर होता है। अब चलो थोड़ा सा देख लेते हैं कि खेल होता क्या है आईटीसी क्लेम के बारे में। ओके, ध्यान से देखना सर, फिर मैं आपको फिर से प्रोविजन समझाऊंगा, ठीक है, अगर समझ में नहीं आएगा तो। बट इतना मैं गारंटी देता हूं कि क्वेश्चन करने के बाद आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। सर विजय सेल्स क्या है? रजिस्टर्ड सप्लायर रिसीव्स 100 इनवॉइस। विजय सेल्स रजिस्टर्ड सप्लायर, ध्यान से बात को समझना, एक एक छोटा छोटा लैंग्वेज बहुत वाइटल होता है। विजय सेल्स रजिस्टर्ड सप्लायर रिसीव्स 100 इनवॉइस फॉर इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। इनवर्ड सप्लाई के लिए उन्होंने रिसीव किया, इन्वॉल्विंग जीएसटी ऑफ 10 लाख, जिसमें जीएसटी का वैल्यू है 10 लाख का, फ्रॉम वेरियस सप्लायर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर। अलग अलग सप्लायर से उन्होंने जो भी परचेज किया उसके बेसिस में उनका 10 लाख का जीएसटी बनता है, जिसमें इनवॉइस का वैल्यू कितना है? 100 इनवॉइस है टोटल। आउट ऑफ 100 इनवॉइस, डिटेल्स ऑफ 80 इनवॉइस इन्वॉल्विंग जीएसटी 6 लाख। 100 में से आउट ऑफ 100 80 इनवॉइस इतना है जिसमें जीएसटी का वैल्यू होता है 6 लाख का। 6 लाख का have been furnished by the supplier in their respective GSTR 1 filed on the prescribed due date thereof। मतलब GSTR 1 फाइल करने का जो ड्यू डेट है उस ड्यू डेट के अंदर 80 इनवॉइस GSTR 1 के थ्रू से सप्लायर लोगों ने फाइल किया, जिसका वैल्यू है 6 लाख। Compute the ITC that can be claimed by Vijay Sales in its GSTR 3B for the month of October to be filed by 20th November, assuming that GST of 10 lakh is otherwise eligible for ITC। अब आपको क्या बोलना करना है यहाँ पर, आपको बस इतना करना है कि आप इतना बताओ कि वो कितना जीएसटी क्लेम कर पाएगा। ऐसे तो टोटल जीएसटी 10 लाख का है, जिसका इनवॉइस है 100 का, 100 इनवॉइस का टोटल जीएसटी 10 लाख का, लेकिन सप्लायर ने डिटेल्स जो जमा किया है वो 80 इनवॉइस का, जिसका वैल्यू होता है 6 लाख का। अब आपको ये पूछ रहा है कि विजय सेल्स कितना आईटीसी क्लेम कर पाएगा। क्वेश्चन समझ में आया ना सर? अब देखो आप, ITC टू बी क्लेम्ड बाय विजय सेल्स इन इट्स GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अब ये जो फॉर्म का नंबर है ना, रिटर्न फाइलिंग चैप्टर में डिटेल्स में समझ जाओगे, ठीक है। तो GSTR 3B में इन द मंथ ऑफ अक्टूबर टू बी फाइल्ड बाय 20 नवंबर, ये ड्यू डेट है, ठीक है। तो इसमें आप देखो 80 इनवॉइस जो सप्लायर ने फर्निश्ड किया GSTR 1 में, जिसका अमाउंट ऑफ ITC इन्वॉल्व इन द इनवॉइस इज 6 लाख। तो 6 लाख का GSTR 1 में वैल्यूएशन है, मतलब सप्लायर ने जमा किया। विजय सेल्स जो रिसिपेंट है, ठीक है, विजय सेल्स यहाँ पर कौन है? जो इनवर्ट सप्लाई कर रहा है, वो ये 6 लाख क्लेम कर पाएगा, बिकॉज 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 6 लाख का वैल्यू तो GSTR 1 में बताया ना सप्लायर ने। 100% ITC कैन बी अवेल्ड ऑन इनवॉइस फर्निश्ड बाय द सप्लायर इन देयर GSTR 1। सप्लायर अपने GSTR 1 में
जितना वैल्यू फार्निश करेगा उतना रिसिपेंट जो है वो क्लेम कर सकता है। तो 6 लाख वैल्यूएशन जीएसटी ईयर 1 में सप्लायर ने बताया, तो रिसिपेंट भी 6 लाख क्लेम कर लेगा। बट सर व्हाट अबाउट दी 20 इनवॉइस आउट ऑफ 100? 80 का तो ठीक है, बट 20 का क्या होगा? 20 इनवॉइस नॉट फर्निश्ड इन जीएसटी ईयर 1 बाय द सप्लायर, जिसका वैल्यूएशन नो डाउट है 4 लाख। तो इस 4 लाख का आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा विजय सेल्स, तो कितना कर पाएगा? 5% सर। दैट इज मैक्सिमम 5%। अब इसके लिए रूल क्या कहता है देखो, as per rule 36 subsection 4, the ITC in respect of invoice not furnished by the supplier in their GST year 1 is restricted to 5% of the eligible ITC in respect of invoice furnished in GST year 1. Thus, in respect of 20 invoice not furnished in GST year 1, the ITC has been restricted to 6 lakh का 5%। मतलब जितना उनका एलिजिबल जीएसटी आईटीसी है करेंटली उसका 5%। तो एलिजिबल जीएसटी की आईटीसी कितना है करेंटली? 6 लाख, इसका 5%। एलिजिबल आईटीसी का 5%, तो कितना हो जाएगा? 30,000। तो टोटल उनको एक्चुअली आईटीसी मिलना चाहिए 10 लाख, बट क्योंकि सप्लायर ने पूरा का पूरा फर्निश नहीं किया है अपने जीएसटी ईयर 1 में, तो सेलर जो है, सॉरी रिसिपेंट जो है या विजय सेल्स हमारे केस में, वो सिर्फ 6.30 लाख ही अवेल कर पाएगा फिलहाल। बाकी जो है वो बाद में क्लेम करेगा जब सप्लायर करेगा, 1 साल के अंदर करना है तब कर पाएगा। बोलो सर। आई होप कि आपको यहाँ का जो पॉइंट है ये समझ में आ गया हो। अब पढ़ो। ITC on invoice debit note which have been furnished by the supplier in their GST 1 using IFF or using IFF, 100% ITC can be claimed on such invoice or debit note if all other condition of availing ITC are fulfilled. But second point में बोलता है ITC on invoice or debit note which have not been furnished by the supplier in their GST 1 or using IFF, 5% of the eligible ITC available on invoice or debit note furnished by the supplier in their GST 1 or using the invoice furnishing facility can be claimed on such invoice or debit note. जितना भरा है इनवॉइस में उतने का ही 5% क्लेम कर पाएगा। Restricted amount of ITC claimed on invoice or debit note not furnished by supplier in their GST year 1 should not exceed the actual eligible ITC available in respect of the invoice not furnished. Invoice on which ITC is not available under any provisions, for example under section 17 subsection 5, are not be considered. आगे बताएंगे section 17 subsection 5 क्या है। Full ITC can be availed in respect of IGST paid on import documents issued under reverse charge, credit receipt from ISD मतलब input service distributor etc. which are outside the ambit of section 37 subsection 1। ठीक है, ये सब स्पेशल पॉइंट्स है। आपको आगे आगे जब भी आप पूरा कंप्लीट कर लोगे आपको ये सब पॉइंट भी समझ में आ जाएगा ये कहना क्या चाहता है। ये सब थोड़ा सा दिमाग का बत्ती जलाने वाला बात है, लेकिन आगे आगे जब कंप्लीट हो जाएगा ना पूरा कॉन्सेप्ट, अब ऐसे ही समझ जाओगे कि वो क्या रहा है। लेकिन फिलहाल मुझे इतना बताओ, क्या आप लोग इतना समझ में आ गया सर आप लोगों को? ये जो सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 में कब कितना जीएसटी क्लेम करने का कॉन्सेप्ट है ये क्लियर है ना सर? इतना बता दो सर। यस ठीक है, तो सर इस तरह से पढ़ोगे तो ही जीएसटी समझ में आएगा। जल्दी का काम शैतान का होता है। जीएसटी एक गहरा लॉ है सर, ठीक है। जीएसटी इज अ डेप्थ, मतलब इज अ इन डेप्थ लॉ। अब इसमें ना हड़बड़ करोगे क्वेश्चन कभी समझ नहीं पाओगे, हड़बड़ी का जगह नहीं है ये। और अगर अपने आप को एक्सपर्ट बनाना है आपको आराम से सोचना है, आराम से। आराम से मतलब सो के नहीं आराम से मतलब दिमाग को शांति है रख के, ठीक है। अपने दिमाग को दही बना के जीएसटी कभी समझ में नहीं आएगा। जीएसटी पढ़ने से पहले दिमाग को ऑलवेज खाली रखना चाहिए, ठीक है। नहीं तो जीएसटी क्या होगा, क्योंकि कितना सारा बात करता है ना, कितना सारा बात करता है, तो ऑलवेज माइंड को एक पीसफुल कंडीशंस में रख के ही जीएसटी समझा जा सकता है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ।
एक तो लॉ है, ऊपर से क्या कहना, मतलब लॉ के बेसिस में कैलकुलेशंस। अच्छा, और एक क्वेश्चंस करते हैं, चलो। Ajay sells a registered supplier, receive 100 invoice for inward supply of goods and service. Same concept है, involving GST of rupees 10 lakh from various suppliers during the month of October. Out of 100 invoice, details of 85 invoice involving GST of 9.70 lakh. 100 invoice में से 85 invoice जिसका वैल्यूएशन है 9.70 lakh। हाँ बोल। স্ক্রিন শেয়ার হচ্ছে না স্যার। স্ক্রিন শেয়ার হচ্ছে না, स्क्रीन शेयर আমি আরেকবার করে দিচ্ছি, দেখ তো। হয়েছে? হ্যাঁ হচ্ছে না, তোর আওয়াজটাও কেটে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে তোর নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছে। একবার রিজয়েন কর, রিজয়েন করছি। হ্যাঁ স্যার। একবার রিজয়েন কর। বাকিটা দেখতে পাচ্ছিস? আয়ান, নীল, বিশ্বজিৎ? Yes, यस sir. सर পাচ্ছিস? দেখ। হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, দেখো। Ajay sells a registered supplier, receives 100 invoice for inward supply of goods and service involving GST of 10 lakh from various suppliers during the month of October. Out of 100 invoice, detailed of 85 invoice involving GST of 9.70 lakh have been furnished by the supplier in their respective GST year 1, filed on the prescribed due date thereof. ठीक है, filed on the prescribed due date thereof, मतलब ड्यू डेट में फाइल किया है। Compute the ITC that can be claimed by Ajay Sales in its GST year 3B for the month of October to be filed by 20th November, assuming that GST of 10 lakh is otherwise eligible for ITC. ठीक है, अब मतलब क्या हुआ, अब अगेन सेम टू सेम टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट को देखना होगा, प्रैक्टिकली देखोगे तो समझ जाओगे आईटीसी का क्या चल रहा है। ITC to be claimed by Ajay Sales in its GST year 3B for the month of October to be filed by 20th November will be computed. अब देखो 85 का सप्लायर बना है ना सर, सप्लायर ने 85 इनवॉइस फर्निश्ड किया जिसका अमाउंट है 9.70, तो जितना वैल्यू फर्निश किया वो तो पूरा क्लेम हो जाएगा 100%। अच्छा 9.70 हो जाएगा जब 15 इनवॉइस नॉट फर्निश्ड इन जीएसटी ईयर 1, 15 इनवॉइस नॉट फर्निश्ड इन जीएसटी ईयर 1 जिसका वैल्यूएशन है 0.30 लाख। हेलो, आप लोग बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? $30,000 जो है, 30,000 जो है वो 15 इनवॉइस का है, लेकिन वो तो सप्लायर ने अभी भी फर्निश नहीं किया। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि सर तो फिर ये जो 30,000 का वैल्यूएशन है क्या ये क्लेम कर पाएगा? सर 5% ऑफ दी जीएसटी ले सकता है एज पर 36 सबसेक्शन 4। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। The ITC in respect of invoice not furnished by the supplier in their GST 1 is restricted to 5% of the eligible ITC in respect of invoice furnished in GST 1. However, since in this case 5% of the eligible ITC in respect of invoice furnished, that is 9.7 lakh furnished हुआ है, उसका 5% कितना होता है? 9.7 लाख का 5% कितना होता है? बोलो। $0.49 लाख होता है कि नहीं होता? मतलब 49,000 है ना, 0.49 लाख। तो 0.49 लाख मैं मैक्सिमम ले सकता हूं, जो एलिजिबल आईटीसी है उसका 5%, और मेरे पास कितना अवेलेबल है, मतलब 15 इनवॉइस का वैल्यू कितना है? 15 इनवॉइस का वैल्यू कितना है सर? 30 lakhs. 0.30 लाख मतलब 30,000 है ना, 0.30 लाख।
तो 0.49 मैक्सिमम ले सकता हूं मैं, और ये 0.49 लाख कहां से आया? 9.7 का 5%, जो एलिजिबल आईटीसी है उसका 5% तक ले सकता हूं मैं। तो इसका 5% तो 0.49 होता है, लेकिन मुझे तो चाहिए ओनली 0.30 लाख। तो जो 0.30 लाख मैं आराम से ले सकता हूं फिर। तो मैं टोटल 10 लाख होता है, और मैं टोटल 10 लाख अवेल कर सकता हूं, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज ये मैच कर जा रहा है। बोलो सर, बहुत इंटरेस्टिंग था ये। मैं बट्टा बोझा गालो कि गालो ना? अरे बात समझ में आया कि यस नहीं सर। आया? तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। नॉर्मली जो फार्निश होता है सप्लायर से, मैं वही क्लेम कर सकता। 85 इनवॉइस सप्लायर ने जीएसटी R1 में फाइल किया, मैं उसको क्लेम कर सकता। 9.70 लाख 100% अवेल है सर, 100% रिसिपिएंट उसको अवेल कर सकता है, मतलब अजय सेल्स। लेकिन 15 इनवॉइस एज पर दी कॉन्सेप्ट, जो सप्लायर मतलब रजिस्टर्ड सप्लायर जिसको फार्निश नहीं करेगा वो क्लेम नहीं हो पाता है। बट इन आवर केस 9.7 लाख का 5% तक क्लेम हो सकता है, मैक्सिमम 105%, मतलब 5%, इसका 5%, मतलब ये 100% है, और प्लस 5 मतलब 105, ये 100% है, और प्लस 5% मतलब मैक्सिमम 105% ऑफ द क्लेम। मतलब 9.7 का 105 करके उसको 9.7 से माइनस करो तो भी जो आता है वही बात कर रहे हैं। हम लोग उतना कॉम्प्लेक्सिटीज में नहीं जाएंगे, सिंपल 9.7 का 5% करेंगे। तो 9.7 का 5% होता है 0.49 लाख, जो 0.30 के ज्यादा है। तो मैं आराम से 0.30 लाख चूज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर पूरा का पूरा वैल्यू, मुझे 10 लाख मिलना था, मैं 10 लाख क्लेम करूँ। सर अगर ये 0.30 से ज्यादा होता तो नहीं कर पाता, जैसे कि पहले वाले में नहीं हो पाया। 4 लाख था पहले वाले में, मेरा मेरा क्लेम था 4 लाख, बट क्योंकि सप्लायर ने नहीं कर पाया तो मैं सिर्फ 30,000 तक ही ले पाया, जो मेरा 5% के अंदर आता है। सिर्फ उतना ही ले पाऊंगा। 6 लाख का 5% 30,000 है, मैं सिर्फ उतना ही ले पाऊंगा, और इसीलिए मेरा 10 लाख में से 6.3 लाख ही रिसिपेंट ने क्लेम कर पाया आईटीसी। लेकिन इन दिस केस 15 इनवॉइस का सप्लायर ने 15 इनवॉइस फार्निश नहीं किया, फिर भी हमने 10 लाख में से 10 लाख आईटीसी रिसिपेंट ने, मैंने नहीं, अजय सेल्स ने क्लेम कर ली। आई होप कि समझ में आया सर। यही बोझा गालो कि गालो ना? अरे बोझा गालो कि गालो ना, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आया। थैंक यू सर। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे तो समय लगेगा समझने में आज, और मैं स्टार्ट नहीं करता हूं उसको। रिसीप्ट ऑफ द गुड्स और सर्विस, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी, ये भी बहुत वाइटल कॉन्सेप्ट है कि कौन किसको गुड्स भेज रहा है। ठीक है, इसके ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है। ठीक है, फिर आगे आगे टैक्स लिवेबल ऑन सप्लाई एक्चुअली पेड टू गवर्नमेंट। ठीक है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी, फाइलिंग ऑफ रिटर्न, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज डी। देयर आर सम वैराइटीज ऑफ सेक्शंस जो अभी आगे आगे आईटीसी में मैं बात करूंगा आपके साथ। बट आई एम श्योर कि आप लोग आज का जो आईटीसी का डिस्कशन है, आईटीसी ऐसे थोड़ा अपने आप में बड़ा चैप्टर है, बट आप लोग अगर अच्छे से पढ़ोगे समझ में पूरा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड करूंगा सर। ठीक है, मैं इतना उम्मीद रखूंगा कि आप लोग घर पे थोड़ा सा पढ़ाई कर रहे हो, नहीं तो ना कनेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, जीएसटी को लेके मजाक नहीं सर, बार बार बोल रहा हूँ, जीएसटी को लेके मजाक नहीं। हो सके तो एक बार बैकअप क्लास देख के रख लो। ठीक है, इससे क्या होगा, आप लोग क्लास में रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, अपना मेहनत अपने पास, मेहनत करके रखोगे अपना ही फायदा है। ठीक है, तो आज इतना ही रखता हूँ सर, बाकी डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा। ओके, ठीक है सर, इतना ही है सर आज। गुड नाइट फिर। ओके विश्वजीत, ओके गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट ओके सर, बाय सर। टाटा। ओके, ओके आयन, नील, अर्को, आंस, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। ठीक है, टाटा।
বলছিস কিছু অর্ক?